इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग टू यूज दैट इंफॉर्मेशन इज पावर। यानी कि जानकारी हो कि जो रेड सी में हो रहा है उसका इम्पैक्ट दुनिया के किस किस सेक्टर पर होगा। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द जियोपॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स इन रेड सी, इसके अराउंड क्या चल रहा है, इंडिया का कनेक्शन वहाँ से क्या है, और उसके बाद थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन जानेंगे जो क्वेश्चन के लिए मतलब एग्जाम सेंट्रिक क्वेश्चन वहाँ से बन सकते हैं। ज़रा सबसे पहले इस लोकेशन पर आ जाइए जिसको हम रेड सी कहते हैं। ये करीब 2000 किलोमीटर का आप लेंथ इसकी देख पा रहे हैं यहाँ पर, राइट। इस लोकेशन को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर है बब अल मंदब, यहाँ पर है स्वेज कैनाल और यहाँ पर है स्ट्रेट ऑफ हार्मज। तो SB ऐसा करके थोड़ा दिमाग में रखिएगा। 2000 किलोमीटर ये रेड सी का ये पूरा लेंथ है। दुनिया का करीब 12% जो आपका ट्रेड है वाया दीज कंटेनर्स वाया सी यू कैन से, वो इसी एरिया से होकर जाता है। तो आपको ये लगता है कि ये जो एरिया बब अल मंदब ये तो एक चौक पॉइंट हो गया, यानी कि जो इस एरिया में स्ट्रांग रहेगा, इस एरिया में बब अल मंदब के ऊपर, यानी कि यमन के नदर्न साइड में और इस वाले साइड में, तो आपको नहीं लगता वो ब्लॉक कर सकता है इस एरिया को। तो आप कहेंगे सर किसी देश की क्या मजाल सर ऐसा कर दे, क्योंकि USA, रशिया, इंडिया, चाइना, कितने सारे देशों की इकोनॉमी के लिए ये एरिया, ये रूट सेफ सिक्योर चलता रहे, ये जरूरी है। हाउ कैन सम नेशन यूनिलेटरली चेंज दिस स्टेटस? लेकिन अगर बात नेशन की ना हो, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की हो, फिर बताइए आप क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए स्टेट स्टेट रिलेशन में आप पॉलिटिकली इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल करके दबाव बना के उनसे कह सकते हैं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए यहाँ पर। बट असिमेट्रिक रिलेशनशिप देखते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। जैसे तालिबान को हरा पाना US की फोर्सेस के लिए मुश्किल क्यों था? क्योंकि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थी ना। तो कैसे पहचानोगे कि कौन टेररिस्ट है, कहाँ है? कोई ऐसा थोड़ा है कि एक ही जगह पर बेस है। तो ये एक प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर फिर इंपॉर्टेंस हमें पता लग जाती है किसकी? हूथी रेबल्स की। तो आप सोचेंगे सर ये हूथीज हैं कौन? इनकी कहानी एक्चुअली 1990s में हम देखते हैं यमन की, पूरे जो यमन की पॉलिटिक्स में। आप कहेंगे यमन की पॉलिटिक्स में कैसे? एक्चुअली उस समय जो यमन के प्रेसिडेंट थे मिस्टर सलेह, उनके अपोजिशन में एक मूवमेंट खड़ी होती है जिसको हूथी मूवमेंट कहा गया। इस मूवमेंट का एक अलग अलग नाम भी कहा गया, उसको कहते हैं अंसार अल्लाह, यानी कि विद द सपोर्ट ऑफ गॉड। इन्होंने कहा कि हम जो है एक पॉलिटिकल अपोजिशन मूवमेंट है, क्योंकि सलेह की जो सरकार है ये सरकार सऊदी गवर्नमेंट के हिसाब से चलती है और साथ में सऊदी को पीछे से बैकिंग है USA की। क्योंकि ये जो लोकेशन है यमन की ये इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो यहाँ की सरकार पर अपना प्रभुत्व, अपना इन्फ्लुएंस चाहती है सऊदी गवर्नमेंट, और US भी चाहता अपना इन्फ्लुएंस। तो आप कहेंगे सर हूथीज़ को क्या प्रॉब्लम? तो हूथी ये टर्म ट्राइब से आया, हूथी ट्राइब से। तो उनका कहना था कि ये जो यमन की गवर्नमेंट है ये यमन की जनता के लिए काम नहीं कर रही, ये सऊदी और USA के लिए काम कर रही है, इस वजह से हमें पोजीशन में हथियार उठाने पड़ेंगे। उन्होंने हथियार उठा लिए और 1990s से लेकर आज तक ये देखिए अब ग्रेजुअली इनका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस ये बन गया है। यहाँ तक कि जब आप सर्च करते हैं यमन की कैपिटल तो आपके सामने आएगा सना। तो सना देखिए यहाँ पर ये रहा सना, लेकिन ये जो येलो जोन आपको दिख रहा है ये येलो जोन कौन सा है? ये तो वो है जो हूथी रेबल्स के अंडर है। तो यानी कि जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट है वो अपनी कैपिटल से राज ही नहीं कर पा रही। वो यहाँ पर है एडन पर, जिसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जाता है, इसको हूथीज कहते हैं। ये तो एक्चुअली अब बस USA और सऊदी के सपोर्ट से चल रहा है। ये खुद को कहते हैं कि गवर्नमेंट इन एग्जाइल, लेकिन वास्तविकता में तो सरकार हम ही है। हालांकि ये जो पूरा एरिया है ये पूरा एरिया यमन का एरिया। आप कहेंगे वाइट वाला पार्ट क्या है? वाइट वाला ये मतलब ये समझ लीजिए कि यहाँ पर हैबिटेशंस नहीं है, रेयर हैबिटेशन है। और ये जो आप ब्लू वाला पार्ट देख रहे हैं, इंटरेस्टिंग स्टोरी है, यहाँ पर अलकायदा समर्थित जो ग्रुप्स हैं उनका इन्फ्लुएंस है। तो आप ट्रबल समझ गए होंगे कि यमन के क्या हैं, यानी कि ट्राइबल सेक्टेरियन राइवलरीज आर देयर, राइट। तो ये नदन इस वाले एरिया में अगर इनका इन्फ्लुएंस है तो मुझे बताइए रेड सी से कनेक्ट करता हुआ यहाँ पर है बब अल मंदेब, तो उस पर भी इनका इन्फ्लुएंस होगा कि नहीं होगा? होगा। अब यही हूथी रेबल्स कह रहे हैं कि ये चौक पॉइंट है ना दुनिया के लिए। दुनिया कह रही है हाँ
हम इस चॉक पॉइंट को चॉक करने की कैपेबिलिटी रखते हैं क्योंकि हमारे पास ड्रोन्स भी हैं, मिसाइल्स भी हैं, एंटी शिप मिसाइल हैं। तो अब दुनिया के बड़े देश कहेंगे तुम्हारे पास ऐसी हिम्मत कैसे आएगी कि यू कैन ब्लॉक द इंटरनेशनल रूट। तो वो कह रहे ज़्यादा कुछ नहीं करना, केवल अगर पर वीक का एवरेज इनका देखें पिछले 4 हफ्तों का, तो 4 हफ्तों में 12 इन्होंने शिप्स को अटैक कर चुका है, राइट। तो यानी कि एवरेज चल रहा है इनका 3 शिप्स पर वीक। और इसकी वजह से जो 2 बड़ी कंटेनर कंपनीज़ हैं जो इस रूट से काम करती थी, एक तो मर्स्क और दूसरा था BP, ब्रिटिश पेट्रोलियम, आपने नाम सुना होगा। उन्होंने तो मना ही कर दिया है कि हम तो इस रूट से अपने शिप्स लेकर नहीं जाएंगे। तो आपको नहीं लगता ये अपने आप में चौक करने वाली बात हुई कि अगर कंटेनर कंपनीज ने आना ही बंद कर दिया इस एरिया से? और ये एक लेवरेज ले रहे हैं कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ऑफिशियल गवर्नमेंट नहीं है और स्टेट के साथ एंगेज करा जा सकता था, बट इसके साथ एंगेज कैसे करें भाई, राइट। जब मैं इस मैप को आपको दिखा रहा हूँ तो कई लोगों के दिमाग में पता क्या आ रहा होगा, उनके दिमाग में आ रहा होगा यानी कि इस पूरे एरिया में बस हूथी रेबल्स ही हैं। क्या बात कर रहे हो आप? अरे भाई, हूथी रेबल्स का प्रभुत्व है इस एरिया में, लेकिन ये जो सारे शहर आपको दिख रहे हैं, इन शहर में आम जनता ही रहती है, राइट। शहर हैं जैसे शहरों को काम करना चाहिए, ज़िंदगी जैसे चलती है वैसे ही यहाँ चलती है। बस यहाँ पर जो रूल रेगुलेशंस हैं वो हूथी रेबल्स के चलते हैं। तो यहाँ पर भी अटैक करना गैर वाजिब बात हो जाएगी ना भाई। तो हूथी ट्राइब के नाम पर ये नाम पड़ा ज़ैदी शियाज। ये बेसिकली शिया के अंडर एक सेक्ट है, सब सेक्ट है, उससे ये इमर्ज हुआ है ये हूथी रेबल ग्रुप। तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा है कि ईरान के सपोर्ट से हूथी रेबल्स अपना यहाँ पर चौक पॉइंट पर को चौक करने की क्षमता अपनी दिखा रहे हैं। उधर सऊदी को पीछे सपोर्ट कर रहा है यूएसए, और सऊदी यूएसए मिलकर जो यमन की गवर्नमेंट एग्जाइल उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको पैसा हथियार देते हैं कि जिससे कि हूथी रेबल्स को तुम पुश बैक करो। ये यहाँ पर डायनेमिक्स चल रही है। तो आपको थोड़ा सा ऐसा सोचना चाहिए, क्या जो इजराइल गाज़ा का वॉर है, इसमें हूथी रेबल्स जो एक्टिव हो रहे हैं ये क्यों हो रहे हैं? क्या इसमें केवल रिलीजियस एंगल है? क्योंकि कई लोग आमतौर पे सोचेंगे हाँ यार रिलीजियस एंगल होगा। जो हूथी रेबल्स हैं वो एक जो पैलेस्टीनियन कॉज है, जो मुस्लिम सोलिडारिटी की बात है, मुस्लिम उम्मा की बात है, ब्रदरहुड की बात है, उसके लिए ऐसा कर रहे होंगे। लेकिन इस वीडियो में आगे आगे कहानी खुलेगी तो आपको पता लगेगा कि एक्चुअली हूथी रेबल्स जो कर रहे हैं वो उनके लिए इन्वेस्टमेंट है। कैसे, अभी जानते हैं। तो हूथी का सपोर्ट जो पैलेस्टाइन के लिए है उसकी कहानी कुछ अलग है। जैसे अगर वो यहाँ पर इंटरनेशनल कंपनीज़ को प्रेशराइज कर पाते हैं कि वो रीरूट कर लें, ये इस रूट को अपने बंद ही कर दें। रीरूट कहेंगे, रीरूट मतलब वो अफ्रीका से होकर जाने वाला, जिसमें कि टाइम और कॉस्ट जो है आपकी काफ़ी बढ़ जाती है। अफ्रीका के रूट से आप जाएंगे, अभी मैं आपको रूट वाला मैप दिखा दूंगा, करीब 24 दिन लगते हैं, और अगर आप रेड सी के थ्रू जाते हैं 14 दिन लगते हैं। 43% का कॉस्ट का डिफरेंस है। तो सोचो भाई बिजनेस सीरियसली इम्पैक्ट होगा कि नहीं होगा। और अगर ये ऐसा करा पा रहे हैं तो इनकी पावर एक्सपेंड हो रही है कि नहीं हो रही है। और जब किसी की पावर एक्सपेंड होती है जिसको आज तक आप सीरियसली नहीं लेते थे, लेकिन अगर वो सीधा आपकी इकोनॉमी को नुकसान करने लग जाए तो मुझे बताओ आप उसको सीरियसली लेंगे कि नहीं लेंगे। तो यानी कि जो अटैक किया गया रिसेंटली कि भाई हमने इजराइल को नुकसान देने के लिए अटैक किया है जिससे इजराइल की सप्लाई कट हो जाए और इजराइल जो है वॉर को सस्टेन ना कर पाए, तो इसमें एंगल दूसरा भी है। एंगल ये है कि इजराइल ही निशाना नहीं है, पूरी दुनिया की जो मेजर नेशंस हैं रिकॉग्नाइज करें हूथी रेबल्स को कि डी फैक्टो गवर्नमेंट जो है इस एरिया में हूथी रेबल्स ही हैं। दैट वाज द आइडिया कि दीज हूथी रेबल्स आर द ओनली गवर्नमेंट इन दिस एरिया। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी वो रिकॉग्नाइज करे, क्योंकि हर कोई अपने इंटरेस्ट के लिए फिर चाहेगा यार हूथी रेबल्स को कंट्रोल नहीं कर पाते तो चलो बात ही कर लें। और जहां आपने बात की दैट्स लाइक फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स रिकॉग्निशन। अब ये इजराइल गाज़ा जो वॉर चल रहा है उसमें ये ईरान का एक तरीके से आर्क ऑफ रेजिस्टेंस है, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है। मतलब ईरान के सपोर्ट मतलब ईरान सपोर्ट कर रहा है इराक। इराक में भी 3 ग्रुप्स हैं जिसको पैलेस्टीनियन कॉज में इजराइल के खिलाफ हथियार और पैसा सप्लाई हो रहा है ईरान से। इसके साथ लेबनान के हिजबुल्ला, यमन का हूथी रेबल्स और गाज़ा में हमास से इस्लामिक जिहाद है। तो ये पूरी एक यू कैन से बेल्ट है, ठीक है, ये पूरा आर्क एक्सेस है। अब आप कहेंगे इसमें हूथी रेबल्स क्या ही कर लेंगे। बेसिकली हूथी रेबल्स मैसेज देना चाह रहे हैं कि यूएसए को टक्कर केवल ईरान नहीं दे रहा, हम भी एक क्रेडिबल फोर्स हैं। अगर हम भी एक क्रेडिबल फोर्स हैं तो जो यूएसए का दुश्मन है वो हाथ किससे मिलाए, हूथी रेबल्स से मिलाए।
और अगर हूती रिबल से हाथ मिलाएगा तो उनकी खुद की पॉलिटिक्स में जो रिकॉग्निशन है एज दी यू कैन से ऑफिशियल स्टेट पावर, वो हूती रिबल्स के पास आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। कई लोगों के दिमाग में तो जब ये न्यूज़ पढ़ी कि अच्छा रेड सी में ऐसा अटैक हो रहा है शिपिंग रूट्स पे, तो दिमाग आता अच्छा ये हूती रिबल्स पैसे के लिए लूट रहे होंगे। पैसे की कमी नहीं है हूती रिबल्स के पास कि वो कंटेनर से कुछ लूट रहे हैं। यहाँ डायनेमिक्स अलग है, समझ रहे हैं? रैंसम वाला केस नहीं है। मुझे लग रहा है आप कंफ्यूज कर गए सोमालिया के पायलट से। हूती रिबल्स कहेंगे हमें सोमालिया के पायलट से कंपेयर करें, गजब बेइज्जती है। तो जियोपॉलिटिक्स एंड जियोइकोनॉमिक्स देखिए इनकी, इनके लिए इन्वेस्टमेंट है, निवेश है ये, जिससे कि ग्लोबल पावर्स रिकॉग्नाइज करें, ये पॉपुलर सपोर्ट बिल्ड कर लें अमंग दोज नेशंस हु आर स्टैंडिंग अगेंस्ट यूएसए। यानी कि ईरान तो है ही, ईरान के साथ साथ कौन कौन यूएसए के अगेंस्ट है? अरे भाई याद करो, रशिया, नॉर्थ कोरिया। आपको इस एक्सेस का पता ही है, ईरान, रशिया, नॉर्थ कोरिया कमिंग टुगेदर दे कैन एक्चुअली बी अ स्ट्रॉन्ग पिलर अगेंस्ट यूएसए। अब इस कहानी में चाइना भी अगर जुड़ जाए हूती रिबल्स को, वो एक कोवर्ट वे में फाइनेंशियल सपोर्ट वहां से मिल जाए। हालांकि हम सब जानते हैं इस बात को कि चाइना इज हैविंग गुड रिलेशंस विद ईरान। इन द लास्ट विजिट ऑफ मिस्टर शी जिनपिंग, जब शी जिनपिंग लास्ट विजिट में अभी यूएसए में थे एपेक समिट पर, उसके साइडलाइन पे मिस्टर बाइडेन से मिले थे। तो ऐसे में यूएसए ने चाइना से कहा कि ईरान से आप बात करिए जिससे कि ये एरिया में जो इजराइल गाजा है वो ये एस्केलेट ना हो, ईरान फुल फ्लेज वे में इस वॉर में ना आ जाए। तो ऐसे में वैंग ही जो कि शी जिनपिंग के गवर्नमेंट में फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि येस वी आर इन टॉक विद ईरान। तो चाइना ईरान ऑलरेडी क्लोज, ईरान सपोर्टिंग हूथी टू एक्चुअली काउंटर यू कैन से यूएसए एंड इजराइल। तो एक तरीके से यहाँ पर चाइना का भी अगर सपोर्ट मिलने लग गया हूती रिबल्स को, और हूती रिबल्स ने कहा चाइना तुम्हें क्या चाहिए, तो चाइना के ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, यूएसए को काउंटर करते रहो, इजराइल को काउंटर करो, हमें उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क है नहीं। ठीक है, हमारे रिलेशंस ठीक है, इजराइल के साथ ट्रेड चल रहा है, लेकिन मुद्दा ये है कि यूएसए इज़ अ बिगर एनिमी, राइट? उसको काउंटर करो। मुझे काउंटर करने की कोशिश कर रहा है चाइना वुड एक्चुअली थिंक इन दैट मैनर। नाउ हाउ इंडियाज इंटरेस्ट आर गोइंग टू बी कॉम्प्रोमाइज्ड? अरे भाई साहब, हमारा क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस 85% हम इंपोर्ट करते हैं, उसमें से मेजर पार्ट इवन जो रशिया के थ्रू आता है वो भी रेड सी से आता है, राइट? वो तो भला हो कि अगर हम टोटल इंपोर्ट की बात करें तो उसमें बिग शेयर जो है रशिया का है, और उसका एक कारण आप सब जानते हैं, डिस्काउंटेड ऑयल ड्यू टू दिस रशिया यूक्रेन क्राइसिस। और कहा जाता है क्योंकि रशिया ईरान एक ही तरीके से लिंक हैं बेसिकली अगेंस्ट यूएसए, तो शायद हूती रिबल्स इंडिया को फिलहाल कॉम्प्रोमाइज करने की नहीं सोचेंगे, इंडिया के इंटरेस्ट इन दिस बब अल मंदेब, ऐसा कुछ एनालिस्ट का कहना है। अब आप कहेंगे सर ये एनालिस्ट कैसे ऐसी बात कहते रहते हैं? अरे मैं आपको बता दूं, इन एनालिसिस के बेसिस पे कंपनीज अपना फ्यूचर तय करती हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टमेंट तय करते हैं। किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में जॉब्स होंगी या फायरिंग होंगी, वो इन एनालिसिस पर डिपेंड करता है। तो जियोपॉलिटिक्स और ग्लोबल इकोनॉमी या नेशन इकोनॉमी, ऑल ऑफ देम आर कनेक्टेड। तभी मैंने लेक्चर की स्टार्टिंग में कहा था, इंफॉर्मेशन एंड राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इज पावर, राइट? लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो डायनेमिक्स है उसमें अगर चाइना का वहाँ पर से ज़्यादा बढ़ जाए इन फ्यूचर से, अभी तो कोवर्ट तरीके से ही चलेगा क्योंकि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानकर चला ही जा रहा है, तो ऐसे में इंडिया के फुटप्रिंट को वहाँ पर इंक्रीज़ करना होगा, राइट? और अगर चाइना ने इजराइल गाज़ा वॉर की शुरुआत में एक्चुअली प्रो पैलेस्टाइन रुख दिखाया था, फिर उसके बाद स्ट्रेटजिक एम्बिगिटी यानी कि एक मिडिल पाथ शो किया था, तो ऐसे में इंडिया को ध्यान रखना होगा कि अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इजराइल के साथ पार्टनरशिप एंड हैविंग इट्स ओन बैलेंस, तो हमें अपनी स्ट्रेंथ को इस एरिया में बढ़ाना होगा। नेवल प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए अभी कुछ टाइम पहले, मतलब 2 ही दिन पहले न्यूज़ भी आई है। नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी, तो अभी लगभग 12 हमने 4 हफ्तों में देखा है जो अटैक ऑन दीज शिप्स। इसका खामियाजा ये हुआ, देखिए मैर्स्क एंड बीपी इन्होंने तो मना कर दिया कि हम इस रूट को यूज़ ही नहीं करेंगे। इससे क्या होगा, 43% के आसपास अगर ऑन एन एवरेज कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है, तो इन सेक्टर्स भाई जो
मेजर जो ट्रेड है वो तो इसी रूट से हो, मतलब मेजर ट्रेड जो है शिपिंग रूट से हो रहा है। तो जाहिर सी बात है अगर ये कंपनीज यहाँ से ट्रेड करेंगी तो जाहिर सी बात है उन गुड्स के दाम बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? बढ़ेंगे। 12% वर्ल्ड का शिपिंग यहाँ से हो रहा है। अब इसमें दो तरह की शिपिंग है। एक तो वो सामान है जो मिडिल ईस्ट से जा रहा है नॉर्थ की तरफ, उसको हम कहते हैं नॉर्थ बाउंड। तो नॉर्थ बाउंड जो ट्रेड है उसमें मेजरली क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है। कतर इसमें एक बड़ा प्लेयर है, राइट। और जो साउथ बाउंड जो वहाँ से आ रहा है तो वहाँ से वो सामान है और कुछ रिफाइंड ऑयल भी है, जो कि रिफाइंड मतलब मैं रिफाइंड क्रूड ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ, जो कि इस एरिया में आ रहा है, यानी कि एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, तो उस एरिया की तरफ जो गुड्स आ रहे हैं उसके लिए भी ये वाला रूट जो है वो खासा इम्पोर्टेंट है, राइट। तो कई शिपिंग कंपनीज़ ने तो मना कर दिया, कई शिपिंग कंपनीज ने कहा है ठीक है हम अपना रूट अभी चेंज करेंगे, जिससे डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है इन्फ्लेशन पे हो रहा है, ठीक है। नाउ हु इज़ वर्स्ट अफेक्टेड? तो इज़राइल इज़ इन फोकस, राइट। एट दिस टाइम इज़राइल नीड्स resources, and if resources are being you can say compromised due to Houthi attacks, तो definitely भाई जंग में आपको resources की ज़रूरत पड़ती है और उसको अगर कट करने में Houthi सक्सेसफुल हो गए तो जाहिर सी बात है इजराइल के लिए मतलब ज़्यादा खर्चा होगा, लंबा चलेगा जो वो करना चाह रहा है अपना ऑब्जेक्टिव पूरा। और ऐसे में यूएस एंड जो यूरोपियन नेशंस हैं वो अब हाइपर एक्टिव दिख रहे हैं इस एरिया में। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ इस मैप को देखिए, जैसे यहाँ पर ये आपको दिख रहा है इजरायली सिटी, तो इजरायली सिटी जो एक टूरिस्ट हॉटस्पॉट भी थी, अब वहाँ से जो मेजर एसेंशियल चीज़ों का जो ट्रेड है वो भी लगभग हॉल्ट पे आ गया। टूरिज्म तो भूल ही जाओ इस टाइम पर, आप सबको पता है, राइट। यूरोप के जो स्टेट्स हैं उनको भी नेगेटिवली इम्पैक्ट है, क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि नॉर्थ एंड साउथ बाउंड जो ट्रेड है सुएज कैनाल से कहाँ जा रहा है? मेडिटेरियन, मेडिटेरियन से कहाँ जा रहा है? इन एरियाज़ में जा रहा है। फ्रांस, स्पेन, और तभी देखना फ्रांस, स्पेन, इटली, ये तीनों देश ये जो आपका अरब सी है, अरब सी में अपनी नेवल स्ट्रेंथ रखते हैं, इस एरिया में अपनी प्रेजेंस रखते हैं। इंडिया पर क्या इम्पैक्ट होगा अभी मैं इनका क्या स्टेटस है यहाँ पर, यूएस के साथ ये कैसे कोलैबोरेट कर रहे हैं उस पर जाएंगे, पहले इंडिया पर फोकस करते हैं। वर्ल्ड के थर्ड लार्जेस्ट हम कंज्यूमर हैं, यू कैन से इम्पोर्टर हैं, अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें, एनर्जी की बात करें। रशिया हमारा टॉप मोस्ट अभी सोर्स है ऑयल का, और हम इसी सी रूट की बात ट्रेड करें। जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस टाइम पर भी एक डेटा वाज सेइंग कि करीब 4 हमारे कंटेनर शिप्स हैं जो इसी रूट से आ रहे हैं, रेड सी से आ रहे हैं, लेकिन रिलेटिवली सेफ होने के आसार हैं, क्योंकि इंडियन पार्टीज आर ऑल्सो यू कैन से अलाइंड विद ईरान एंड रशिया एंड ईरान बैकिंग हूथी। तो हूथीज़ को भी अपनी अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि अगर रशिया का ट्रेड इम्पैक्ट किया तो ईरान का सपोर्ट मुश्किल में आएगा, ईरान को जो सपोर्ट है रशिया का वो मुश्किल में आएगा, और अगर वो मुश्किल में आएगा तो ईरान कहेगा बेटा जब हाथ उठा लेंगे ना दिक्कत में आ जाओगे हूथीज़, तो ये जो अटैक कर रहे हो, लेकिन जिसको कहें कि नहीं करना तो उसको नहीं करना। तो ऐसे में इंडिया कैन बी वन एक्सेप्शन दैट इज़ बीइंग ऑब्जर्व्ड, बट चाइना की प्रेजेंस इन दैट एरिया और डायनेमिक्स कभी भी बदल सकते हैं, आप सब जानते हो, दैट्स रियलिटी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड दैट इज़ वाई आर नेवल प्रेजेंस इन दिस एरिया नीड टू बी स्ट्रेंथेंड। और अब अगर आप कहें कि क्या इस वॉर में इंडिया ड्रैग होगा ऑफिशियली, तो देखिए अभी ऑफिशियली वॉर में ड्रैग होने के आसार तो नहीं है, लेकिन हाँ ये वॉर अगर एस्केलेट होता है, ईरान गेटिंग इनटू दिस जोन एंड बबल मंदब गेटिंग चॉक्ड, तो वहाँ पर अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए ये सब देश भी एक्टिव होंगे। तो इन देशों से जो स्पायरल इफेक्ट होगा उसमें हमारा नुकसान कम हो, तो इंडिया को उस फ्रंट पर तैयार रहना होगा। जैसे यहाँ पर लॉयड ऑस्टिन, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, इन्होंने कहा ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन चलाते हैं। नाम से पता लग रहा होगा प्रॉस्पेरिटी गार्जियन, कारण क्यों? इकोनॉमी कनेक्टेड है ना इस एरिया में, राइट। तो इनका कहना है ब्रिटेन, बहराइन, कनाडा, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, सेशल्स, स्पेन, हम सब मिलकर यहाँ पर अपनी अपनी फोर्सेस को डेडिकेट करेंगे और एक सिंगल कमांड से हम ये ऑपरेशन चलाएंगे, प्रॉस्पेरिटी गार्जियन। जब हमने फ्रांस का ऑफिशियल स्टैंड इस पर देखा तो फ्रांस ने कहा कि देखो ऐसा है, अभी जो हमारी नेवल स्ट्रेंथ है इस एरिया में वो हमारी कमांड में रहेगी, अभी वो कमांड ऑपरेशन जो प्रॉस्पेरिटी गार्जियन है उसके अंडर नहीं जा रही। तो अभी यहाँ पर यूएस ने डिक्लेयर करा है, लेकिन फ्रांस की तरफ से अभी ऑफिशियली यहाँ पर नहीं दिखा है, राइट। तो आप कहेंगे क्या फ्रांस की कहाँ यहाँ प्रेजेंस होगी? फ्रांस मेडिटेरियन में यहाँ पर है, यहाँ पर बबल मंदेब के नीचे कैसे? आप हल्के मत लीजिए फ्रांस को। 1500 ट्रूप्स इस समय फ्रांस की जिबौती में हैं। ये फ्रिगेट आप देख रहे हैं लैंग्डविक रेड सी में राइट नाउ। तो कहने का मतलब ये है कि जो पार्टीज़ हैं यूरोप की, दे आर प्रेजेंट देयर टू सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट। इंडिया को स्टेप अप करना होगा टू सेफगार्ड आर इंटरेस्ट।
इस क्वेश्चन को देखिए, डिस्कस द जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ रेड सी फॉर इंडिया, हाउ आर करंट डायनामिक्स इन द रीजन इन्फ्लुएंसिंग इट। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है? क्या केवल इंपोर्ट एक्सपोर्ट की इंपॉर्टेंस है? नहीं, केवल ये इंपॉर्टेंस नहीं है। जब जियो स्ट्रेटेजिक की आप बात कर रहे हैं तो इस रीजन को ज़रा देखिए, बबल मंदेप, ये रीजन अनस्टेबल होता है तो पर्शियन गल्फ अनस्टेबल होता है। एनर्जी के अलावा पर्शियन गल्फ कनेक्टेड विद ईरान एंड ईरान स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रीच आउट टू सेंट्रल एशिया, राइट? अरे भाई, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कौन सा पोर्ट है ईरान का जिसको हमने मेजर फोकस रखा है अपने कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी में? ज़रा कमेंट में बताइएगा। और ये PDF आपको यहाँ पर मिल जाएगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए अपना। आपके क्या व्यूज़ हैं आप शेयर कर सकते हैं, इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। जय हिंद।